Hello everyone, my name is Fahad and today we are going to discuss crystal field theory, that is CFT. Okay, so crystal field थ्योरी पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें सिंपली मिल जाता है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। क्योंकि इससे पहली थ्योरी कौन सी होती है बॉन्डिंग की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जो लिमिटेशंस रही होंगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वही रीजन बनती है किसका, जन्म हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दोज रीजंस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। ठीक है, तो इसमें अगर कहा जाए कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस। तो हम यहाँ पर बहुत शॉर्ट में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। ठीक, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हम पढ़ते हैं, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, मेटल और लिगेंड के, तो हम ऐसा बोलते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एजम्पशंस ओरिएंटेड होती है। ठीक है, तो बहुत सारे एजम्पशंस के बेसिस पर हम इसमें कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इट इंक्लूड मच एजम्पशंस। ठीक है, एजम्पशंस के बिना ये काम नहीं करे। ठीक है, दूसरी चीज जो वीबीटी नहीं बता पाई थी वो होता है नेचर ऑफ लिगेंड्स। अब ये नेचर ऑफ लिगेंड्स क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि मेटल के डी ऑर्बिटल में हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे आप लिगेंड चेंज करते हो, तो किसी केस में तो पेयरिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स या पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, लेकिन किन्हीं लिगेंड्स के केसेस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में मेटल के नहीं होती। ठीक, तो अब किस तरह से पता चलेगा कि कौन से लिगेंड के केस में हमें पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स करानी है और कौन से लिगेंड के केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कराना, ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं पता चला। इसका क्लियर पिक्चर हमें किसने दिया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। ठीक है, तीसरी बात जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग, तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वीबीटी के अकॉर्डिंग कितने ज्योमेट्रीज पॉसिबल हैं, दो, जिसमें पहली वाली कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, और दूसरी कौन सी पॉसिबल है, स्क्वायर प्लेनर। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमारे पास दो तरह की ज्योमेट्रीज क्यों पॉसिबल होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जिसका सही जवाब हमें दिया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे वो कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, कॉम्प्लेक्सेस के कलर के बारे में नहीं बताया, जो हमें पता चलता है किससे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। क्वांटिटेटिव अप्रोच या फिर डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के बारे में या इस चीज के बारे में हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक क्लियर आइडिया नहीं लगता, जिसकी वजह से जन्म होता है या फिर पिक्चर में रोल प्ले करता है कौन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो विदाउट एनी डिले वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो जिस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एजम्पशंस पर बेस्ड होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी सेवरल एजम्पशंस पर बेस्ड होती है। इसमें बहुत सारे एजम्पशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला एजम्पशंस आपकी स्क्रीन पर है वो ये है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। ठीक है, तो अब हमें यहां पर ये पॉइंट समझना पड़ेगा सबसे पहले कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर हम मानते हैं कि M इज मेटल एंड L इज लिगेंड। ठीक, तो हम ऐसा बोल रहे थे कि वीबीटी में ऐसा होता है कि जो लिगेंड होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर देता है या फिर बॉन्ड बनाता है किससे, मेटल के साथ। ठीक है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है डी ऑर्बिटल में और लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो अप्रोच है, उस अप्रोच के हिसाब से हम ऐसा कहते हैं कि ये जो बॉन्ड बनेगा मेटल के और लिगेंड के बीच में, इट विल बी कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो हमें समझ में आता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। और इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कि स्टेबिलिटी गेन हो कॉम्प्लेक्स में या फिर किसी बॉन्ड में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब सिंपल ये होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन स्पीशीज बट शेयर्ड बाय बोथ स्पीशीज, ठीक है। मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होंगे वो एक स्पीशी डोनेट करती है, बल्कि दोनों क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो कौन कर रहा है, लिगेंड, ठीक। लेकिन ये शेयर किसके बीच में हो रहा है, बोथ मेटल एंड लिगेंड। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन अगर आप सीएफटी की बात करिएगा तो CFT इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच, ठीक है। ये किस पर बेस्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच पर। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच क्या होती है वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम क्या समझते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल मतलब ये होता है कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस होंगे या ऑपोजिट चार्जेस होंगे जिनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करती है, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट assumptions ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, विच इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल किस तरह से काम करेगा वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, CFT के अकॉर्डिंग चूंकि ये बेस्ड है किस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच पर, तो हम ऐसा बोलते हैं कि मेटल, मान लीजिए मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो हम अभी मोमेंट के लिए ऐसा मान लेते हैं कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, और लिगेंड के पास नेगेटिव आयन होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच में हमें पता है कि बॉन्ड तो बनेगा, क्योंकि मेटल को लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है, ठीक है। तो CFT के अकॉर्डिंग ये जो बॉन्ड बनेगा इट इज आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। और यही चीज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या बन रही थी, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर आप एक मेटल पर एन पॉजिटिव चार्ज होगा मान लीजिए, अब बचा कौन, ये लिगेंड, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आर लिगेंड, ठीक है। ये एल का मतलब क्या है यहां पर बेटा, लिगेंड, ठीक। अब ये लिगेंड, अगर आपको इनकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस के बारे में बात करनी होगी तो ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये न्यूट्रल हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक। न्यूट्रल का मतलब H2O हो सकता है, हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, या फिर NH3 हो सकता है, ठीक है, RnH2 हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक। नेगेटिव के लिए क्या कर सकते हैं आप, OH माइनस हो सकता है, ठीक है, NH2 माइनस हो सकता है, Cn माइनस हो सकता है, HCN माइनस हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो अब लीगेंड यहां पर दो तरह का हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिचनेस को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू स्पीशीज, या तो वो न्यूट्रल होगी या फिर वो नेगेटिव होगी। अब जैसे जैसे ये लीगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस जनरेट होगा किसके बीच में, मेटल के बीच में और लीगेंड के बीच में। तो अब सबसे बड़ी समझने की चीज ये है कि CFT कंसिडर करता है मेटल या फिर लिगेंड को, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये पॉइंट चार्जेस के रूप में कंसीडर करता है, ठीक है। तो अब अगर हम ऐसा बोले कि लिगेंड हमारे पास दो तरह का हो, कितने तरह का हो गया, दो तरह का। या तो ये लिगेंड न्यूट्रल जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा है, या फिर ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये लिगेंड न्यूट्रल हुआ तो CFT इसको कंसिडर करती है एज पॉइंट डाइपोल, ठीक है। क्या कंसिडर करती है, पॉइंट डाइपोल। तो हम इसमें लिख सकते हैं कंसिडर्ड एज पॉइंट डाइपोल, ठीक। और अगर ये लिगेंड नेगेटिवली चार्ज हुआ तो इसको हम लिखेंगे कंसिडर्ड एज
ठीक है, क्या लिख सकते हैं? कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं इसको? पॉइंट चार्जेस। तो लिगेंड अगर न्यूट्रल होगा तो पॉइंट डाइपोल बोलेंगे, और लिगेंड अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो क्या बोलेंगे? उसको पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो अब देखिए आगे। तो इसमें से कुछ चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, चलिए उसको देखते हैं। फिर बोल रहा है कि द ट्रांजिशन मेटल दैट इज प्रेजेंट एट द सेंट्रल एटम इन द कॉम्प्लेक्स इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। जैसा कि मैंने कहा कि मेटल और लिगेंड को यूजुअली सीएफटी कंसिडर करती है क्या? पॉइंट चार्जेस। ठीक है, कैसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेटल को जो यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सीएफटी कंसिडर करती है क्या? पॉइंट चार्ज। क्या कंसिडर करेगी? पॉइंट चार्ज। चलिए आगे। फिर मैंने अभी आपको बताया कि लिगेंड्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं जो कि दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो एनाइनिक होंगी या फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगी। अगर एनाइनिक होंगी तो पॉइंट चार्जेस बोलेंगे, और अगर न्यूट्रल होंगी तो पॉइंट डाइपोल उसको कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ आ रहा है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपको समझना यह है कि हम बोल रहे हैं मेटल, ठीक है, और लिगेंड। अब मेटल, सेंट्रल मेटल एटम कितना होता है? एक होगा, और लिगेंड्स कितने होते हैं? मोर देन वन। ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि लिगेंड्स मेटल के अराउंड खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शंस कैसा हो जाए? मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं कि ये Mn प्लस होगा, और ये एल 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 मतलब लिगेंड, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो हम ऐसा कहते हैं कि लिगेंड मेटल के अराउंड खुद को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि इस रीअरेंज अरेंजमेंट में रिपल्शंस आर मिनिमाइज्ड। ठीक है, रिपल्शंस इसके अंदर सबसे कम होने चाहिए, जो कि हम वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि एटम्स स्पेस में खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शंस क्या हो जाए बेटा? मिनिमम हो जाए। तो वही अप्रोच लगती है किसमें? सीएफटी में भी। चलिए आगे। फिर क्या बोलता है? ठीक, तो हम कह रहे हैं इट कंसिडर्स द इफेक्ट ऑफ लिगेंड ऑन द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हमें समझना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ये रहा मेटल। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये रहा मेटल, और ये रहा यहां पर हम फोर लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। यहां पर एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये हो गया मेटल। ठीक है, अब सुने मेरी बात बहुत ध्यान से। तो हमने ये कहा कि लिगेंड्स आर, ये पहला पॉइंट है, लिगेंड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मेटल। ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि सेंटर में मेटल प्रेजेंट है, और जिस तरह से इसके पास लिगेंड, चार लिगेंड अरेंज्ड हो रहे हैं, वो चारों का डिस्टेंस जो है मेटल से वो बराबर है। ठीक, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि लिगेंड के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक बात है। मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं या इनर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे जैसे लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स के बीच में क्या हो जाएगा बेटा? रिपल्शन होगा। ठीक है, तो अब देखो इधर, हमने ये कहा कि अब ये लिगेंड्स क्या कर रहे हैं? इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, लिगेंड क्या कर रहे हैं? इसको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात दोबारा से सुनिएगा। मैंने ये कहा कि मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं और इनर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ठीक, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब लिगेंड जब मेटल के पास बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करेगा, तो वहां पर क्या हो जाता है? रिपल्शंस होंगे। किसके बीच में? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स में और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स में। तो पहला केस हमने इसमें यह लिया है कि लिगेंड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मेटल, मतलब चारों लिगेंड एक साथ अप्रोच कर रहे हैं मेटल को, और सबका डिस्टेंस कैसा है बेटा? बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब जितना रिपल्शन उसको यहां से मिलेगा, स्क्रीन पर देखिएगा, उतना ही रिपल्शन यहां से मिलेगा। जितना रिपल्शन यहां से मिलेगा, उतना ही रिपल्शन यहां से मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा वो कहलाता है क्या? सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड।
क्या कहला रहा है? सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड, जहां पर लिगेंड का अप्रोच कैसा है? सेम। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि बराबर हो रहा है। ठीक है, तो रिपल्शंस तो होंगे इसमें। ठीक है, लेकिन सारी तरफ से रिपल्शन कैसा लग रहा है? सेम लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले समझनी पड़ी। ठीक है, अब चलिए आगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें आगे चलने से पहले कि जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स होंगे, वो डी ऑर्बिटल, चूंकि कोई ज्यादा रिपल्शन इसमें नहीं लग रहा है, ठीक, तो वो कैसे होंगे? अभी भी क्या कहलाएंगे? वो डीजेनरेट। और डीजेनरेट का मतलब होता है कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी। तो मेटल के पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? डी ऑर्बिटल। ठीक, और एक डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स आ जाते हैं? 5। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होगी? सेम, क्योंकि लिगेंड्स का अप्रोच कैसा है? सेम है। ठीक, तो रिपल्शंस भी कैसे मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं। ठीक है, तो आगे स्लाइड्स में ये सब कुछ आएगा, मैं आपको पहले समझा रहा हूं। ठीक है, अब चलिए आगे, इधर देखें। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आप नॉर्मल मेटल एटम लेंगे अगर, तो डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। अब इस डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी। डिजेनरेट का मतलब क्या होता है? उन ऑर्बिटल्स के पास एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि डिटेल में समझाइए डिजेनरेट का मतलब क्या होता है, तो देखिए इधर। ठीक है, तो चूंकि हमने ये कहा कि डी सबशेल में, ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? अभी नाम बताते हैं आपको। तो 1 2 3 4, तो टोटल गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। और इनका नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। तो अगर ये पांचों ऑर्बिटल्स आपने एक लाइन में बनाए हैं, इसका मतलब हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी होगी? सेम। और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को ही कहते हैं क्या? डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। यहां पर अभी किसी भी लिगेंड की अप्रोच हम नहीं शो कर रहे हैं स्लाइड में। ठीक है, चलिए आगे। अब देखते हैं क्या। तो दिस degeneracy इज स्टिल मेंटेन्ड। ठीक है, इफ अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड सराउंड्स द मेटल एटम और आयन। जिस तरह से मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड्स में बताया था कि अगर लिगेंड सब तरफ से अगर सेम डिस्टेंस से अप्रोच करेंगे, तो रिपल्शन ऑलमोस्ट कैसा लगता है? सेम। तो डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज रिटेन्ड। अभी यहां पर कोई भी डीजेनरेसी में चेंज नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे देयर विल बी नो चेंज इन डी जेनेरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी में मतलब उनकी एनर्जी में अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स का अप्रोच सब तरफ से कैसा है? सेम है। ठीक है, आगे चलिए। फिर हम कहते हैं क्या? जैसे जैसे ये लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं किसको? मेटल के डी ऑर्बिटल को या फिर मेटल को। तो मैंने आपसे ये कहा था कि मान लीजिए जब कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा था, तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बेटा इसको मेटल डी ऑर्बिटल। सुनते रहिए मेरी बात बहुत ध्यान से। तो अब हम मैंने ये कहा कि लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं मेटल को। ठीक है, लेकिन कंडीशन यहां पर ये है कि लिगेंड्स जिस तरह से मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, वो सेम डिस्टेंस से अप्रोच कर रहे हैं। मैंने आपको 4 लिगेंड्स का एग्जांपल लेके दिखाया था कि सेंटर में, स्टाइलस को देखिएगा, सेंटर में मान लीजिए ये मेटल है और इसके चारों तरफ हमने इस तरह से 4 लिगेंड लगाए। मेरे फिंगर्स को मानेंगे लिगेंड है, तो चारों फिंगर्स का डिस्टेंस इस स्टाइलस से कैसा है बेटा? सेम है। ठीक है, कैसा है? सेम। तो अब चारों इसको एक साथ अगर अप्रोच करेंगे, तो रिपल्शंस हम ऐसा बोलेंगे कि सब तरफ से इक्वल रिपल्शन लगेगा। लेकिन रिपल्शन तो हो रहा है, और रिपल्शन होने का मतलब यह होता है कि एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आप इस केस में लिगेंड्स अप्रोच करेंगे इक्वल डिस्टेंस से, तो डिजेनरेसी तो मेंटेन्ड रहेगी, मतलब किसी डी ऑर्बिटल की कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि रिलेटिव एनर्जी चेंज नहीं होगी। लेकिन जब लिगेंड प्रेजेंट नहीं था, उसके रेस्पेक्ट में जब लिगेंड प्रेजेंट होगा, तब एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये क्यों हो जाती है? ड्यू टू स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील। ठीक है,
जब लिगेंड्स सब तरफ से या चारों तरफ से एक साथ अप्रोच करते हैं, इक्वी डिस्टेंट होते हैं मेटल से, तब इस तरह का सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। दोबारा सुनिए, जब लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता, तब डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हमारे पास रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे आराम से रखे हुए हैं। तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा तब क्या होगा? रिपल्शन तो लग रहा है लेकिन इक्वल रिपल्शन है। तो अगर हम इसको केस 1 माने और ऊपर वाले को केस 2 माने, तो 1 के कंपैरिजन में दूसरे वाले केस में रिपल्शंस थोड़े से होंगे कंपैरेटिवली, तो एनर्जी सेम नहीं रहेगी। क्या हो जाएगी? एनर्जी डी ऑर्बिटल्स की सारे के सारे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जो एक चीज कंजर्व्ड है वो ये है, डीजेनरेसी। ठीक है, डीजेनरेसी इस सिनेरियो में हम कहते हैं कंजर्व्ड है। तो ये भी डिजेनरेट होगा और ये भी डिजेनरेट होगा। डिफरेंस ये है कि दूसरे वाले में थोड़ी सी एनर्जी क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने ये कहा कि अगर स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड होगा तब तो बात ठीक है, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल फील्ड हुआ तब क्या होगा? मान लीजिए ये रहा मेटल, पॉजिटिव चार्ज से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेटल को, नेगेटिव चार्ज से लिगेंड को। तो मान लीजिए एक लिगेंड इसको यहां से अप्रोच कर रहा है, एक लिगेंड इसको यहां से अप्रोच कर रहा है, फिर एक लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और एक लिगेंड इसको मान लीजिए यहां से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये मेटल को अप्रोच कर रहे हैं सारे के सारे लिगेंड। ठीक है, तो आपके लिए मैं इस तरह से लिख देता हूं, यहां पे प्लस का मतलब क्या है? मेटल, और बेटा माइनस का मतलब क्या है यहां पर? लीकेन। माइनस का मतलब क्या है बेटा? लीकेन। तो अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि अब यहां पर स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लीकेंड्स यहां पर इक्वी डिस्टेंट अब नहीं है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा क्या? लीकेंड्स आर नॉट इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम मेटल। अब मेटल से ये इक्विडिस्टेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मान ले बेटा, अगर मैंने इसको 1 बोला, इस वाले को 2 बोला, इस वाले को 3 कहा और इस वाले को 4 कहा, तो अब मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि बताइए, क्या रिपल्शन सारे लिगेंड्स जब अप्रोच करेंगे मेटल को, तो क्या रिपल्शन सेम होंगे? तो आंसर होगा नो। अब इस केस में रिपल्शन सेम नहीं होंगे। हम ऐसा कहेंगे कि जो लिगेंड मेटल के जितना पास होगा वो उसको उतना रिपेल करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटल पर हमने पॉजिटिव चार्ज तो दिखाया है, तो साथ में हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो डी इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं या फिर उससे पहले वाले भी। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ यहां पर रिपल्सिव फोर्स भी लगती है। ठीक, तो सीएफटी मेजरली कंसिडर करती है किसको? रिपल्सिव फोर्स को। तो सीएफटी ये बोलती है कि अगर इक्विडिस्टेंट नहीं है लिगेंड और मेटल, तो अब रिपल्शंस जो होंगे डी ऑर्बिटल में लिगेंड्स की वजह से, अब वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम ऐसा बोलेंगे कि इक्वल रिपल्शंस, इस केस में इक्वल रिपल्शंस नहीं होंगे। तो अब इसमें चीज ये होती है कि मान लीजिए इक्वल रिपल्शंस आपके नहीं हो रहे, तो फिर कैसे पता चलेगा? तो एक चीज तो यहां पे हमें क्लियर हो गई कि अगर रिपल्शंस इक्वल नहीं होंगे तो डिजेनरेसी मेंटेन नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। यहां पर डिजेनरेसी को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो लिगेंड जितना पास होता है मेटल के, वो उतना ही ज्यादा रिपल्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि मेटल के पास है। तो मेटल के पास है तो टुचुक करके क्या करेगा? अप्रोच कर लेगा। बहुत बढ़िया, अप्रोच करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? रिपल्शंस बढ़ेंगे। अब यही एक लिगेंड दूर है, तो दूर वाले लिगेंड को आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पास वाले लिगेंड को जाने में थोड़ा कम समय लगेगा कंपैरेटिवली। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो लिगेंड पास होगा, ठीक, तो वहां वाले ऑर्बिटल्स की मेटल के एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। और कंपैरेटिवली जो दूर है लिगेंड, वहां वालों की उनके कंपैरिजन में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो इधर सुनिए ध्यान से, फिर क्या लिखा है यहां पर? फिर लिख रहे हैं कि when there is a negative field due to ligands in a complex, it becomes asymmetrical, जो मैंने आपको अभी समझाया asymmetrical कैसे हो जाएगा। ठीक है, एंड डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज लॉस्ट। चूंकि अब लिगेंड्स इक्विडिस्टेंट नहीं होंगे, तो अब डिजेनरेसी को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होगा, और इसीलिए क्या हो जाता है? स्प्लिटिंग हो जाती है किसकी? डी ऑर्बिटल की। ठीक है, अब देखिए इधर फिर क्या लिखा है? द पैटर्न ऑफ द स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड exerting
इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द सेंट्रल मेटल एटम और आई। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। मान लेते हैं कि मेटल के पास क्या होते हैं बेटा, डी ऑर्बिटल। क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये डी ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं, हमने अभी आपको बताया। सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, 5। तो 5 होते हैं। कौन कौन से, ये होगा बेटा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक, तो अभी के लिए आप ये याद रखेंगे कि ये जो होते हैं, ये तीनों एक जैसे होते हैं और ये दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो 3 और 2 के हमने इसको पेयर में डिवाइड कर दिया। तो ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं बिटवीन दी एक्सिस, है ना। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे एक्स वाई जी, उनके बिटवीन होती है। अभी दिखाएंगे आपको किस तरह से होता है। और ये होती है अलोंग द एक्सिस। ठीक है, तो ये वाले होते हैं अलोंग द एक्सिस और ये वाले होते हैं बिटवीन द एक्सिस। तो एक एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं डिटेल में। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हो गया एक्स और ये मान लेते हैं वाई है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बेटा, डी एक्स वाई। अब ये तो सेम रहेगा, अगर एक्सिस को आप एक बार वाई जेड ले लो और एक बार एक्स जेड ले लो, बनेगा तो यही। ठीक, उसके बाद हमारे पास बचता है क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर आप बनाइएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। ठीक, और ऐसे। तो ये कहलाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं अलॉन्ग दी एक्सिस है, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। लास्टली हमारे पास बचता है कौन, डी जेड स्क्वायर। तो ये ऐसे बनाए। ठीक है, ये सेंटर हो गया इसका। तो कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो एक बनेगा ऐसे, एक बनेगा ऐसे, और सेंटर में इसके ये एक रिंग आ जाती है। तो ये शेप होती है किसकी, डी जेड स्क्वायर की। तो क्यू जेड एक्सिस हो गई। तो आप देख पा रहे हैं कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड कैसे बन रहे हैं, एक्सिस के बीच में बन रहे हैं। एक्सिस के साथ इनका कितना एंगल है बेटा, 45 डिग्री। इस एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल है, 45 डिग्री। ठीक है, तो इनको कहते हैं बिटवीन द एक्सिस। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इन ये कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, अलोंग द एक्सिस वाले। ठीक, अगला सवाल ये है कि सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स से हमें क्या लेना है। ठीक, तो लेना आपको है। देखिए आप सुनिए, शेप्स हमने क्यों पढ़ी। ठीक, अब देखिए इधर ये बना कैसे, आप समझे मेरी बात बहुत ध्यान से। तो ये रहा मेटल, हाँ सर मेटल है। तो मैंने ये कहा कि लिगेंड, ठीक, एक लिगेंड ये रहा और एक लिगेंड ये रहा। तो अब पास वाला जो लिगेंड होता है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल फील्ड हो गया, तो पास वाला लिगेंड जल्दी अप्रोच कर जाएगा एज कंपेयर टू दूर वाले से। तो अब हम पास वाले लिगेंड को कंपेयर करेंगे। तो अब देखो इधर, अब ये मेटल हो गया। तो अभी एक सेकेंड के लिए आप बस ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि इस मेटल के पास, ये मान लें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। मैं बस ये शो करना चाह रहा हूँ कि मेटल के जो 5 डी ऑर्बिटल हैं वो किस डायरेक्शन पे हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस तरफ है डी एक्स वाई जेड, सॉरी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक, अब अगला सवाल ये है कि मान लीजिए ये रहा लीगेंड, हाँ सर लीगेंड है, और ये लीगेंड अप्रोच कर रहा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वहां जो ऑर्बिटल्स है उस तरफ से लीगेंड हमारा क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो अब हम ऐसा बोलेंगे कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो लीगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में अब रिपल्शन कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आप कहेंगे सर ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, चूंकि इनके तरफ से लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है तो इनकी एनर्जी पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है या जो लिगेंड है वो अप्रोच कर रहा है कहां से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर से। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम रिपल्शन। तो हम हो जाएंगे यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिपल्शंस। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, मैक्सिमम रिपल्शंस। अब जब मैक्सिमम रिपल्शन फील कर रहे हैं कौन, दो ऑर्बिटल्स, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब जब रिपल्शंस फील करेंगे तो रिपल्शन का मतलब होता है एनर्जी बढ़ जाना। ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन हो गए, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि दस एनर्जी ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
and dz square is increased। ये एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि लिगेंड का अप्रोच कहां से होता है? हमेशा अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल से। लिगेंड कहां से अप्रोच करता है? हमेशा अलोंग द एक्सिस। और चूंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के दोनों ही ऑर्बिटल कहां होते हैं? अलोंग द एक्सिस। तो चूंकि लिगेंड अलोंग द एक्सिस से अप्रोच करता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? रिपल्शन मैक्सिमम। और मैक्सिमम रिपल्शन शो करने की वजह से होगा ये कि इन दोनों ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बेटा? बढ़ जाती है। अब अगला सवाल, सर ठीक है समझ आ गया, इनकी एनर्जी बढ़ गई, लेकिन इनका क्या होगा? ये डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है। तो अब होगा ये, चूंकि एनर्जी कंजर्व रहती है हमेशा, हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितनी एनर्जी दो ऑर्बिटल्स की बढ़ेगी, उतनी ही एनर्जी कंजर्व रहने की वजह से क्या हो जाएगी? बाकी तीनों की क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है। ठीक, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये तो फ्री मेटल आयन में था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया। फिर जब सिमेट्रिकल या स्फेरिकल फील्ड होगा, तो सारे के सारे लिगेंड इक्वी डिस्टेंट है मेटल से। तो जैसे जैसे सेम सेम अप्रोच करेंगे, तो जो रिपल्शन होंगे वो भी सेम लगेगा। तो कंपैरेटिवली एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। अब यहां पर आने के बाद ये हुआ कि लिगेंड का अप्रोच क्या हो गया? बदल गया। लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है? अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल से। वो कौन कौन से होते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा। इस रिपल्शन की वजह से डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी अप हो जाएगी। और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए जितनी एनर्जी इसकी बड़ी है, उतनी बाकी तीनों ऑर्बिटल्स की क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर हमने लिखा है कि, ठीक, ये हो गए बाकी के तीन और ऊपर वाले दो। और इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक, अब डिपेंड करता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की आप बात कर रहे हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो वो एक सिनेरियो अलग है। लेकिन इस केस में जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होगी, वो इसी तरह से होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरह से हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल करवाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। फिर हम क्या बोलते हैं? तो इसको अगर बोलें, क्या समझे अभी तक? तो हम बोलते हैं कि सीएफटी गिव्स एन आइडिया अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो हम आपको समझा रहे हैं। बाकी इससे प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ सकते हैं, कलर पढ़ सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। और यही सब लिमिटेशंस थे किसकी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। किसकी लिमिटेशंस थी ये? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक है, तो यही सारी लिमिटेशंस को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। ठीक है, किसका यूज करते हैं बेटा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। ठीक है, अब इधर देखो, तो अब स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करती है? ऑल्दो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी स्लाइड की हेल्प से समझ लेंगे। ये डिपेंड करती है लिगेंड पर और मेटल आयन पर। ठीक है, अब देखिए इधर, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या फिर वीक फील्ड होगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि मान लीजिए ये रहा आपका डी ऑर्बिटल। ठीक, और अब ये डी ऑर्बिटल फर्दर क्या हो गया था? स्प्लिट हो गया था। दो और एक, तीन, और ऊपर दो। ठीक है, इनके नाम आपको ऑलरेडी पता है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना गैप, इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक, डेल्टा, क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो कहने का मतलब, जैसे जैसे मेटल को लिगेंड अप्रोच करेगा, तो रिपल्शंस बढ़ेंगे। जितने ज्यादा रिपल्शंस बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा। जितना ज्यादा स्प्लिट होगा, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाती है? स्टेबिलिटी। तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि CFSE ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा CFSE होगी, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी बेटा? स्टेबिलिटी। ठीक, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि VBT नहीं बता पाई थी कि कौन सा जो लिगेंड होगा वो पेयरिंग कराएगा, कौन सा नहीं कराएगा। तो लिगेंड्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक, लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं?
दो तरह के, ठीक। एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक। अब पता कैसे चलेगा कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है? वो हमें एक सीरीज से पता चलता है, वो आपको अभी जस्ट इसके बाद समझाएंगे। तो आप ऐसा याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग जित अगर लिगेंड आपका प्रेजेंट होगा तो ये डेल का वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर वीक लिगेंड प्रेजेंट होगा तो डेल का वैल्यू कम होगा। कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और वीक के केस में स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, अब इधर देखें। अब इसको कैसे पता चलेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? उसके लिए हम एक सीरीज पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन से वाले वीक फील्ड लिगेंड है और कौन से वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये जो आपको स्टार्टिंग में दिख रहे हैं ना, लास्ट में, ये इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक। और ये पीछे वाले जो दिख रहे हैं आपको यहां से लेके यहां तक, ये सब कैसे हैं? वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो अगर ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो ये कराएंगे क्या? तो यहां पर जैसे मैंने लिखा था कि डेल्टा विल बी हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, और वीक फील्ड के केस में हम बोल सकते हैं कि डेल्टा विल बी लो, और बीच वालों को क्या बोलेंगे? मॉडरेट। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि स्प्लिटिंग कहां ज्यादा होगी और कहां कम होगी। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है। तो सबसे कम होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, होते हैं हैलाइड डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर नाइट्रोजन डोनर और फिर कार्बन डोनर। तो ये होती है क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि कहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और कहां पर स्प्लिटिंग कम होगी। फिर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम इसको देखते हैं कि किस तरह का ये सीन यहां पर बनेगा। तो जो मैंने आपको स्प्लिटिंग बताई है यहां पर, ठीक है, जो स्प्लिटिंग मैंने आपको बताई थी, डी ऑर्बिटल था यहां पर और ये स्प्लिट कर गया, ठीक। तो जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स बदलेंगे टेट्राहेड्रल से या ऑक्टाहेड्रल से, तो वहां पर ये स्प्लिटिंग का वैल्यू बदलता है, ठीक है, जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आपको समझना है और याद रखना है कि किस तरह से यहां पर स्प्लिटिंग होगी और कैसे स्प्लिटिंग होती है, ताकि आपको ये सब समझ आए। ठीक है, तो रिवाइज करेंगे बढ़िया से, अच्छे से, ठीक। कोई डाउट हो पूछेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड डे।